हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। आज फिर से आपका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपके फिजिक्स के अंदर क्लास 11 में टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो कितने हैं। तो देखिए बेटा, न्यूटन ने 3 तरह के नियम दिए हैं जो आपके कहलाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किसका? न्यूटन का। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन पे तो इट विल रिमेन इन रेस्ट अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो जाए। इसी तरीके से न्यूटन ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो वो जब तक मोशन में रहेगा जब तक के उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं हो जाता। तो न्यूटन क्या कहता है? एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट स्टेट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में भी रहेगी, या तो रेस्ट स्टेट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके स्टेट को चेंज न कर दे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो रेस्ट पोजीशन में नहीं रहेगा, मोशन में हो जाएगा, और मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहेगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते तो मोशन से उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आज 1 बजे अपन क्या कर रहे हैं कि यहां पर रख रहे हैं, कल वापस 1 बजे आकर इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जब तक ये यहीं बैठा रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल इस पर अप्लाई नहीं कर दिया जाए। क्लियर है यहां तक? और फॉर एग्जांपल यहां पर 1 बजे किसी ऑब्जेक्ट को रखा और यहां से 2 बजे कोई मोशन कराकर इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया तो इसकी पोजीशन में चेंज देखने को मिलेगा अगर वापस आके अपन देखते हैं। तो ये कब मिलता है? जब एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। इसी तरीके से देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट जब तक कि कोई एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स नहीं हो जाता, और एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स होगा, फोर्स अप्लाई कर दोगे तो ये क्या होगा? अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। इसी तरीके से बॉल है, ये मोशन में रहेगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आगे बढ़ रही है, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, किसी के थ्रू रोक दिया, तो ये क्या होगी? रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, अपनी पोजीशन को मोशन से किस में बदल देगी? रेस्ट पोजीशन में बदल देगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे तो रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। नेक्स्ट बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की कि वो अपनी स्टेट को चेंज करना रजिस्ट करता है कि मैं अगर रेस्ट पोजीशन पे हूं तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहना पसंद करूंगा, और अगर मोशन पे हूं तो मोशन में ही रहना पसंद करूंगा। तो लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में देखते हैं। अ बॉडी डज नॉट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल टू चेंज इट्स स्टेट। इनर्शिया कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कौन कौन सा हो सकता है? इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 तरह का आपका इनर्शिया होता है: इनर्शिया रेस्ट, इनर्शिया मोशन, इनर्शिया डायरेक्शन। इनर्शिया कैन नॉट बी मेजर इंडिविजुअली, हाउएवर इट कैन बी कंपेयर्ड फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं एक आयरन बॉल है जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है कंपेयर टू द प्लास्टिक बॉल। इसी तरीके से अगर क्रिकेट की बॉल है उसका इनर्शिया लॉन बॉल टेनिस से ज्यादा होगा। तो ये इनर्शिया है, जो बॉडी जितना है ना हैवी है उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इनर्शिया का। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपके कैरम की जो ये है राउंड शेप के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। जैसे ही आपने स्ट्राइक किया तो नीचे वाली जो आपके जो गोली है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी, और बाकी के सारे बाकी ऑब्जेक्ट है ना इसमें क्या रह जाएंगे? एज इट इज रह जाएंगे। तो ये भी एक इनर्शिया की एक एग्जांपल है। दूसरा, 5 रुपीज का कॉइन अगर किसी पन्ने पर रखा है तो अगर आप इसको अचानक हटा लेते हैं तो 5 का ड्रॉप हो जाएगा इस ग्लास के अंदर। तो वो क्या कह रहा है कि 5 रुपीज का अगर रेस्ट पोजीशन पर है, ये मोशन में हो जाएगा तो ये इट विल रिमेन इन रेस्ट पोजीशन, तो ये नीचे गिर जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अचानक फॉल हो जाता है नीचे। व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ द ट्री फ्रूट
ड्राई फ्रूट लीव्स हो जाते हैं, है ना। इसी तरीके से कॉइन को अगर फॉल करते हैं तो ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो ये एग्जांपल है इनर्शिया के। इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म मोशन tends to remain in a motion unless and until external force applied on it, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन के अंदर बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें कि अगर कोई घोड़ा अचानक चल रहा है और घुड़सवार उसके ऊपर बैठा है और घोड़ा अचानक से रुक जाएगा, तो जो भी व्यक्ति उसके ऊपर बैठा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो घोड़ा और ऑब्जेक्ट दोनों चल रहे थे, साथ में घोड़ा चल रहा है, तो वो भी उसी स्पीड से वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी मोशन में हो गया। घोड़ा अचानक रुका तो घोड़ा रेस्ट पोजीशन पे आ गया। आपके ऊपर, घोड़े के ऊपर जो भी बैठा है वो अभी भी उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। इसी तरीके से कोई पर्सन बस या ट्रेन में सफर कर रहा है और अचानक ब्रेक लग जाए तो वो भी क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस अगर चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो वो ऑब्जेक्ट भी वो आदमी, वो इंसान भी उसी स्पीड से चल रहा है, और अचानक रुकने पर अभी आपकी जो बॉडी है वो किसमें है? मोशन में रहेगी और वो आगे की तरफ मूव कर देगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। फैन अगर आप अचानक रोक देते हो तो वो धीरे 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 उसी डायरेक्शन में घूमते हुए रुकता है ना। पेंडुलम है तो पेंडुलम को आप रोक दोगे तो वो भी थोड़ी देर तक उसी मोशन करता हुआ फिर जाकर रुकेगा। तो इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के क्या होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप घुमा रहे हैं, सपोज एक पत्थर को या ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध के गोल गोल घुमा रहे हैं, तो अचानक आप फेंकेंगे तो क्या होगा? उसी की टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेगा। इसी तरीके से कोई व्हीकल है, यहाँ पर मड है, तो व्हीकल को अगर किसी फंस गया है अगर मड के अंदर, तो वो क्या करेगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में कीचड़ को स्ट्राइक करेगा। ये सारे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मामला है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। आपको दिख रहा है, इट इज डिनोटेड बाय P। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। आपको दिख रहा है, क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल मूव सेम वेलोसिटी, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? है ना, जो हैवी होगी उसका ज्यादा होगा। तो लार्जर द वेट लार्जर द मोमेंटम। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी है ज्यादा और दो बॉलें ले ली आपने, दो गेंद ले ली जिसके मास सेम है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी आप कह सकते हैं मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास होता है इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसी तरीके से मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है इफ मास इज कांस्टेंट। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ बॉडी इज रेस्ट इट्स वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। अब v जीरो हो गया, रेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट होती है। और सीजीएस के अंदर क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट होती है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कुछ टर्मिनोलॉजी देखी अपन ने। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन खुद क्या कहता है उसके बारे में देखा, और उसमें इंपॉर्टेंट हम निकल के आई इनर्शिया, जो कि तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपके डायरेक्शन, एक होता है आपका मोशन, और एक होता है रेस्ट पोजीशन। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी पी के बारे में बात किया था, और वो कह रहा है इसका रेट ऑफ चेंज यानी डीपी बाय टीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहां पर इफ द फोर्स एफ the velocity of the body of mass v changes from del v, then initial momentum क्या हो जाएगा? p बराबर mv will change from del p equal to m del v। तो ये आपका वापस से अपन देख लेते हैं कि जो f is directly proportional to dp upon dt। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है, कांस्टेंट k आ गया। k को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। k टेंड्स टू लिमिट को जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा dp by dt। dp by dt k को अगर अपन 1 एज्यूम कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f विच इज इक्वल टू m, और v का चेंज किया तो dv by dt, और dv by dt क्या हो जाता है आपका? a, यानी f बराबर ma। तो जो फोर्स अप्लाइड होगा वो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। नाउ नेक्स्ट टर्म है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है?
कोई फोर्स, सपोज इस रिमोट के ऊपर मैंने कोई प्रेस किया कोई भी बटन और वो मैंने 2 सेकंड तक किया, तो कोई फोर्स कितने समय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसका इंपल्स होता है। जैसे कि इंपल्स को जे से डिनोट करते हैं और इंपल्स को जे से डिनोट करते हैं तो इस क्या हो गया, फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट। तो कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर कितने समय के लिए अप्लाई हो रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, इंपल्स होता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। when a ball hits a wall and bounces back, the force on the ball by the wall act for a very short time when the two are contact, yet the force is large enough to reverse the momentum of the ball। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने बॉल फेंकी है दीवार के ऊपर तो वो वापस टकरा कर वापस आई है, तो जैसे ही आपने बॉल को फेंका तो बॉल ने वॉल के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। जितने सेकंड के लिए भी लगाया है फोर्स, तो फोर्स इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही आपका क्या होता है, इंपल्स होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि हर एक क्रिया की समान परिमाण में लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए दो गेंद है, एक दूसरे को अगर टकरा रहे हैं तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो एक दूसरे पर ये क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, लेकिन इक्वली फोर्स लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इफ वी टेक टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, देन द बॉडी ए exert a force on a body B as well as the body B exert equal and opposite force on the A। यानी आप A और B ऑब्जेक्ट को अगर इंटरेक्ट कराते हैं तो दोनों ही एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स, जिनका मैग्नीट्यूड होगा सेम बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेस, दे नेवर कैंसल ईच अदर। फोर्सेस हैं, कैंसिल नहीं होते हैं। The forces always occur in pair के रूप में होंगे। Action and reaction do not act on the same body पर, और action and reaction act on different bodies but simultaneously there is no cause effect relation as it is a misconception। आगे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि किसी ग्राउंड पर कोई चल रहा है, तो ग्राउंड भी चल रहे हैं आप, तो जो फुट से आप ग्राउंड पर जो फोर्स लगा रहे हैं तो ग्राउंड भी वापस से क्या कर रहा है, फुट पर फोर्स लगा रहा है। इसी तरीके से देखिए स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हुए क्या हो रहा है, पानी को आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो आपकी बॉडी आगे की तरफ क्या हो रही है, मूव हो रही है। स्विमिंग में क्या होता है कि आपने जैसे ही फोर्स लगाया, वाटर को पीछे की तरफ धकेला, तो वाटर ने भी इक्वली अमाउंट में आपके जो बॉडी है उसको क्या किया, आगे की तरफ पुश किया। तो क्या हो रहा है, आपने फोर्स लगाया, उसने भी उसी अमाउंट का फोर्स लगाया, आपने उस डायरेक्शन में लगाया, उस वाटर ने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया और आपने आगे मूव किया। तो बेस्ट एग्जांपल है स्विमिंग वाला, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम बात कर रहे हैं बेटा थ्योरम की, और थ्योरम डायरेक्ट पूछा जाता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले बताना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एफ डी टी बराबर किसके आ गया, डीपी। अब आपको केवल इंटीग्रेशन करना है कि 0 से t तक और p1 से p2 तक, तो 0 से t तक f dt है, यानी f तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा f dt और इधर आ जाएगा p2 से p1। तो आपको क्या मिल जाएगा, f dt क्या मिल जाएगा आपको, f dt दैट विल इक्वल टू p2 माइनस p1। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि f dt दैट विल इक्वल टू p2 माइनस p1, और f dt को आप j लिखते हैं। j आपका इंपल्स होता है, यानी इंपल्स और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल होते हैं, यहां से पता चल रहा है। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व। जितना भी मोमेंटम होता है क्रिया से पहले और क्रिया के बाद का, वो हमेशा कंजर्व रहता है। सपोज कोई दो पार्टिकल ले लिए मैंने, जिनके मास m1 और m2 ले लिया, वेलोसिटी u1 एंड u2 ले लिया, तो इन दोनों की अगर रिएक्शन नहीं हुई है तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ये होगा। और जैसे ही कुछ समय बाद ये दोनों इंटरेक्ट हुए, और इंटरेक्ट होने के बाद, कोलाइड होने के बाद में जैसे ही आपको मिले
तो आपको m1 v1 वेलोसिटी से जा रहा है और m2 किससे जा रहा है, v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो मिल जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो वो क्या कह रहा है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब ये इक्वेशन इसके बराबर होगी, ये लॉ ये कह रहा है। तो ये आपका चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का था, इसको बार बार देखिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। न्यूटन के लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स का डेफिनेशन पूछा जाता है। उसके अलावा तीनों जो लॉज है इनके जो एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बताए है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दो एग्जाम्पल आप लोगों को याद करके जाने पड़ेंगे। उसके बाद में इसके अंदर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का डेरिवेशन आपके आता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। आप लोग हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, हम कंटिन्यू आपके लिए 11th के और 12th के चैप्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखते रहिए, क्लास 11th के सभी बच्चों के साथ, 12th के साथ इसको शेयर करिए। 12th वाले लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल गए हैं और 11th के ये बन रहे हैं, तो इसको भी आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।